नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आप सबका उत्कर्ष के यूजीसी नेट लाइव क्लासेस में। और दोस्तों, ये जो यूट्यूब की क्लास है, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप इसको रेगुलर देख रहे हैं, रेगुलरली इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और अगर इससे वास्तव में आपको फ़ायदा मिल रहा है तो हमारा उत्साह बढ़ाइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थोड़ा सा हमारे तक आपकी भावनाएं पहुँचे, हमें पता रहे कि आपको कैसा लग रहा है इन क्लासेस। कोई कमी है तो वो भी बताइए ताकि हम उस कमी के लिए और ज़्यादा मेहनत करें और प्रयास करें, है ना। तो दोस्तों, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो परेशान कर रहा है पेपर 1 के किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का, तो उसको आप ज़रूर अपने कमेंट में लिखिए ताकि हम उस पर वीडियो बना के दे सकें आप। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस किए थे, उस कड़ी को आज आगे बढ़ाते और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन हाजिर है। एबिलिटी टू सी एंड साइज अप द सिचुएशन क्रिएटिवली इज मोस्ट रेलेवेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च। शोध की समस्या के पहचान करने और इसे परिभाषित करने का वो कौन सा चरण है जिसमें रचनात्मकता आती। अब देखिए, बात यह है कि पहले तो हमें यह समझना है कि ये जो शोध के चरण की जब बात करते हैं तो मैं आज आपसे चर्चा ये करूंगा कि शोध के चरण होते कितने हैं, कौन कौन से हैं। पहले तो उस पर बात करेंगे आज हम। स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो हमको पहले तो यह समझना है कि जब हम शोध कर रहे हैं तो शोध के चरण या रिसर्च के स्टेप्स होते क्या हैं, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी स्टेप्स की सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक विधिवत प्रक्रिया है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस। तो वो साइंटिफिक और विधिवत सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, तो उसके स्टेप्स भी फिक्स हैं और उनके क्रम, उनके सीक्वेंस भी फिक्स है। तो अब हम वो सीखेंगे कि वो हैं क्या क्या। तो देखिए, जब भी हम रिसर्च शुरू करते हैं तो रिसर्च का पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ये रिसर्च का पहला स्टेप होता है। समस्या की पहचान, शोध समस्या की पहचान। इस पर भी क्वेश्चन कई बार आ गया कि शोध का पहला चरण क्या है, और ऑप्शन भी इतने पास पास दे देते हैं। समस्या की पहचान, समस्या को ढूंढना, समस्या का निर्माण, समस्या का निरूपण। तो ये जो वर्ड्स हैं, निरूपण, निर्माण, ढूंढना, खोजना, नहीं, पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। आप समस्या खोजते नहीं हो, आप समस्या ढूंढते नहीं हो, आप समस्या पैदा नहीं करते। समस्या पहले से वहां होती है, आप उसमें रिसर्च गैप ढूंढते हो। रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर विषय के एक ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप एक सब एरिया चुनते हो, और उस सब एरिया में एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आप जब उसको पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो, तब उसमें आपको रिसर्च, कहीं ना कहीं रिसर्च का गैप दिखता है। तो जिसमें आपको रिसर्च गैप दिखा वो बन जाता है आपकी रिसर्च प्रॉब्लम।
तो रिसर्च प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना का निर्माण का मतलब क्या है और इस स्टेप में क्या होता है? हाइपोथेसिस शब्द का मतलब होता है एक पूर्व धारणा, एक अजम्पशन। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है रिसर्च क्वेश्चन की। मैंने एक पिछली क्लास में भी एक इस बात पर डिस्कस किया था कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें हाइपोथेसिस के बारे में उसने बात की थी। तो हाइपोथेसिस दरअसल आंसर है, सॉल्यूशन है, लेकिन संभावित आंसर है, टेंटेटिव सॉल्यूशन है ना। किसका सॉल्यूशन है? रिसर्च प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करी, उसके बाद आप रिसर्च क्वेश्चन बनाते हो और वो रिसर्च क्वेश्चन जो आप बनाते हो उसका ये संभावित उत्तर है जो रिसर्चर सोचता है कि मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा होगा। ये एक रिसर्चर की ओपिनियन होती है, उसकी सोच होती है और इसको चेक करना ही पूरी रिसर्च का प्रोसेस है कि हाइपोथेसिस सही है कि गलत है। हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, चेक करना, ये रिसर्च प्रोसेस का पूरा बेस है। हम एक बार चर्चा कर रहे थे मेरी ही एक क्लास में कि आपने, अगर आपको याद हो तो, कि टू प्रूव वंस हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस प्रूव नहीं करना होता, हाइपोथेसिस चेक करना होता। ये भी एग्जाम में 2-3 बार बात पे चर्चा हो गई। और परिकल्पना का जब निर्माण करते हो तो सबसे ज्यादा जो क्रिएटिविटी, कलात्मकता आती है वो इसी में आती है। पूरे रिसर्च का यही वो चरण है जिसमें रिसर्चर को सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी और कलात्मकता दिखानी पड़ती, वरना इसके पहले और इसके बाद के सभी स्टेप्स में साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव और सिस्टमैटिक चीजें होती। एक यही वो स्टेप है जहां पर रिसर्चर को क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती और उसकी क्रिएटिविटी दिखती इसमें। एक ये वो चरण है जिसमें जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव, वरना पूरा रिसर्च के बाकी सभी स्टेप्स सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव मतलब व्यक्तिनिष्ठ। तो ये है आपका सेकंड स्टेप और सबसे ज्यादा रचनात्मकता वाला चरण है। यानी आपके क्वेश्चन का आंसर तो आ चुका, मैं लेकिन चरण पूरे एक बार बता दूं, फिर हम इसका आंसर करेंगे। तीसरा चरण दोस्तों है सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन। निदर्शन एवं प्रदत्त संग्रहण। चौथा है डेटा एनालिसिस। पांचवा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अच्छा, इसमें सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन से पहले अगर रिसर्च डिजाइन लिखा हुआ तो वो भी इसी का ही हिस्सा माना जाता है। तो मैं आपको एग्जामिनर कई बार यहां पर सैम्पलिंग की जगह डेटा रिसर्च डिजाइन बोलता है, तो मैं वो भी लिख देता हूं शब्द रिसर्च डिजाइन एंड सैम्पलिंग, मैंने दोनों लिख दिया है ना। और फिर डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन या क्लासिफिकेशन वर्ड यूज करता है एग्जामिनर, तो वो हम लिखेंगे एंड क्लासिफिकेशन। और फिर आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड डेटा एनालिसिस। मैं एंड करके इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर डेटा एनालिसिस वर्ड यूज करता है, कई बार हाइपोथेसिस टेस्टिंग वर्ड यूज करता है, मैं इसलिए ऑब्लिक लगा दिया। और छठा और आखिरी चरण है रिपोर्ट राइटिंग या कंक्लूजन।
रिपोर्ट राइटिंग, कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना, जनरलाइजेशन, ये सब अलग अलग वर्ड्स से पूछेगा एग्जामिनर, लेकिन सबका मतलब एक ही है, यानी सबका स्टेप छठा स्टेप ही है, मतलब सारी क्रियाएं छठे स्टेप में होती। तो ये 6 स्टेप्स हैं। और हमने क्वेश्चन में पूछा कि क्रिएटिविटी कौन से स्टेज पर रेलिवेंट है? एट द स्टेज ऑफ आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिटर्मिनिंग द रिसर्च डिजाइन एंड इट्स एग्जीक्यूशन? नहीं। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना फर्स्ट स्टेप है। रिसर्च डिजाइन और उसका एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब सैम्पलिंग, एग्जीक्यूशन मतलब ये सारी चीजें, तो ये सेकंड नहीं है, ये थर्ड स्टेप है। और डिसाइडिंग आइडेंटिफाइंग, थर्ड फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस एंड प्रोसीजर्स फॉर टेस्टिंग देम। हाँ, ये वो स्टेप है जो शोध परिकल्पना एवं उसके परीक्षण की पद्धतियों के प्रतिपादन में, ये वो स्टेप है जो सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी जिसमें लगती है। एंड डिसाइडिंग एंड आइडेंटिफाइंग सैम्पलिंग प्रोसीजर्स, ये इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं, ये तो सिस्टमेटिक काम है साहब। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन और इसके स्टेप्स। आशा करता हूँ साथ साथ नोट्स उतारते जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। रिसर्च एथिक्स इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? देखिए, रिसर्च एथिक्स एक बहुत बड़ा हिस्सा है रिसर्च का, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा कहूंगा, बड़ा तो नहीं, लेकिन इस पे क्वेश्चन हर बार आता है। एक क्वेश्चन एथिक्स पे क्वेश्चन जरूर आता है, एग्जामिनर देता है। और एथिक्स शब्द का मतलब क्या है और रिसर्च में उसका काम क्या है? रिसर्च एथिक्स यानी शोध आचार या शोध नीति या नैतिकता, जिसको आप हिंदी में नैतिकता कहते हैं, नीति कहते हैं, आचार कहते हैं। एथिक्स शब्द, वैसे जीवन में भी एथिक्स होते हैं। एथिक्स का मतलब क्या होता है? हाउ वी बिहेव, हाउ शुड वी बिहेव, हमको कैसे कार्य करना चाहिए, हमको किस तरह बिहेव करना चाहिए, हमको किस तरह से हमारा जो नीति है, हमारी जो चीज़ें हैं जो हमारे नैतिक दायरे में आती हैं, वो उनमें क्या क्या चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए। जैसे किसी आदमी ने आपको, मान लीजिए आपका मित्र है और उसने आपको अपनी कोई पर्सनल बात शेयर करी, अब नैतिकता ये कहती है कि आप वो बात किसी और से ना करें। तो अब ये नैतिक, इसके लिए कोई कानून तो है नहीं। अगर आपने वो बात किसी और को बता दी तो उसके लिए कोई फांसी तो लगेगी नहीं आपको, ना कुछ सजा मिलेगी। लेकिन ये एथिक्स में आता है, ये नैतिकता है कि वो बात आप दूसरे को ना करें जो आपके मित्र ने विश्वास लेकर के आपके साथ की। इसको ट्रांसग्रेशन कहते हैं, आपने उसके विश्वास को धोखा दिया, है ना। कम्युनिकेशन की भाषा में इसको ट्रांसग्रेशन कहते हैं। तो अब बात ये आती है कि रिसर्च में एथिक्स का कहां काम? ये तो जीवन की बात हो गई। तो देखिए, रिसर्च में एथिक्स का बहुत बड़ा रोल है। कैसे रोल है? एक रिसर्चर जो है जब रिसर्च करता है तो वो जब डेटा कलेक्ट करता है तो डेटा कलेक्शन के समय वो बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू लेता है और कई लोगों के साथ जब बात करता है तो, और गहन अध्ययन करता है, इन डेप्थ स्टडी करता है, कई बार डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन, छुप के भी अवलोकन करता है, ये उसके डेटा कलेक्शन का पार्ट है। तो उसको बहुत सारी ऐसी लोगों की बातें पता चलती हैं जो कुछ प्राइवेट होती हैं, कुछ पर्सनल होती हैं, और उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें से वास्ता पड़ता है जो पब्लिकली उस व्यक्ति का नाम ना आए तो अच्छा। तब उसका ये नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि उसे जो चीज़ें पता चली वो अपनी रिसर्च थीसिस में वो किसी का नाम लेकर ना करे यूज़, किसी का नाम जाहिर ना करे। तो एक तो चीज़ ये हो गई। तो ये डेटा कलेक्शन के दौरान नैतिकता की बात हो गई। अब आती है डेटा क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड टेस्टिंग में नैतिकता कहाँ आती? मैंने अभी 6 स्टेप्स बताए थे ना, उसमें से नैतिकता कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है? रिसर्च के 6 स्टेप बताए मैंने आपको। इन 6 स्टेप्स में नैतिकता की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है? क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में नैतिकता की जरूरत पड़ती है? नहीं, यहाँ कोई नैतिकता नहीं, नैतिकता का काम नहीं है। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, ये तो आपके मन की चीज है, इसमें नैतिकता अनैतिकता कुछ नहीं होती। लेकिन जब आप डेटा कलेक्शन करते हो तब आपको डेटा कलेक्ट करते समय आपके पास एक दायित्व बन जाता है, आपकी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि गड़बड़ न कर। गड़बड़ कैसे कर सकते हो? जैसे मान लीजिए आपने रिसर्च में लिख दिया कि आपने
100 लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए आपने सैंपल साइज इकट्ठा किया और आपने 50 लोगों का इंटरव्यू लिया और आपने रिसर्च में लिख दिया कि मैंने 100 लोगों का इंटरव्यू लिया और बाकी 50 आपने फैब्रिकेट कर ली। इसको कहते हैं फैब्रिकेशन, यानी आपने झूठे आंकड़े बना लिए। रामलाल से मैंने इंटरव्यू लिया था, उसने ये बोला, श्यामलाल से लिया था, हरीलाल, तो आपने फर्जी बना ली रामलाल, श्यामलाल, हरीलाल। अब ये एथिक्स की बात है, ये आपके एथिकल दायरे में आता है कि आपको ये उम्मीद की जाती है कि नैतिकता कहती है कि आप झूठे आंकड़े ना बनाएं, जेन्युइन चीज़ ही पब्लिक के आगे रखें, क्योंकि रिसर्च हम अपने लिए नहीं करते, रिसर्च हम करते हैं जनता के लिए। रिसर्च किया जाता है समाज के लिए, मानव जाति के लिए। इट इज़ एक्चुअली डन फॉर द सोसाइटी एंड फॉर मैनकाइंड। तो डेटा कलेक्शन एक जगह जहां नैतिकता की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग और डेटा एनालिसिस की बात करें। यहां पे भी नैतिकता की रोल है। कैसे रोल है? आप डेटा टेस्टिंग कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं, मान लीजिए आपने कहा कि मैं कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट लगा रहा हूं और उसका आपको पता है कि उसका रिजल्ट -1 से +1 के बीच में आता है और आपकी हाइपोथेसिस के हिसाब से आपको रिजल्ट 0.5 से 1 के बीच में चाहिए। अब आपने कैलकुलेशन करी और कैलकुलेशन करके और फॉर्मूला लगा दिया, कैलकुलेट करा और उसके बाद में कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई और आपका आंसर 0.45 आ रहा है। अब 0.45 आ रहा है तो आपको तो पता है कि मुझे तो 0.5 से नीचे आएगा तो मेरी हाइपोथेसिस के लिए रिजेक्शन का काम हो जाएगा। हाइपोथेसिस जो टेस्ट करनी है मुझे वो मेरे रिजल्ट के हिसाब से नहीं आएगा, तो आपने उसको 0.55 कर दिया, जो कि गलत है, अनैतिक है। आपको ऐसा लगा कि शायद पकड़ में ना आए, पर पकड़ में आ सकता है और पकड़ में आ जाएगा तो आपकी पूरी थीसिस रिजेक्ट हो जाएगी और बदनामी हुई किस अलग, आपकी रेपुटेशन खराब होगी किस अलग। तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग या डेटा एनालिसिस या स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग में आप एथिक्स का काम, एथिक्स को साथ में लेके चलते हैं। एथिक्स जो है इसका हिस्सा बनता है। तो ये है दूसरा दायरा जहां पे एथिक्स की जरूरत पड़ती है आपको, है ना। तीसरी चीज आती है एथिक्स का और क्या काम है। एथिक्स में जब आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे होते हैं, लास्ट है, जब आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे होते हैं तब उस समय भी आप कोई भी निष्कर्ष निकालते हैं तो उसमें आपके ये एथिक्स, ये नैतिकता कहती है कि अगर कोई उसमें कमी रह गई, कोई क्षेत्र आपने छोड़ दिया है, कहीं कोई चीज़ ऐसी है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसने आपके शोध को प्रभावित किया है, रिसर्च को अफेक्ट किया, तो वो जिक्र करो उसका। तो रिपोर्ट राइटिंग में भी आपको निष्कर्ष निकालते समय भी एथिक्स का ध्यान रखना पड़ता है। 3 तो ये बात हो गई। चौथी एक और बात बताता हूं। जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं ना, सैम्पलिंग करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, हम डेटा कलेक्शन में प्राइमरी सोर्स यूज नहीं करते, हम सेकेंडरी सोर्स यूज करते हैं। और कई बार रिसर्चर क्या करता है कि पहले के किसी रिसर्चर के आंकड़े ले लेता है, काम में ले लेता है। तो एथिक्स ये कहते हैं कि आप जिस भी व्यक्ति के आपने आंकड़े काम में लिए या किसी रिसर्चर की आपने कोई चीज़ काम में लिए अपनी रिसर्च में, चाहे वो डेटा है, चाहे वो कोई रिजल्ट है, कोई थ्योरी है या कोई भी चीज़ है, तब आप उसका साइट करें, साइटेशन दें, उसका व्यक्ति का जिक्र करें, नीचे फुटनोट में साइटेशन में लिखें कि ये मैंने वहां से लिया, ये मेरा नहीं है, और बिब्लियोग्राफी में उस थीसिस का, उस जर्नल का, उसका जिक्र करें। तो अगर आपने कोई कॉपीराइट मटेरियल को यूज कर रहे हैं तो उसको आप परमिशन के साथ और साइटेशन के साथ दोनों चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारे दायरे एथिक्स के दायरे। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। इतना सब आपने मेरे से सुना, तो सुनने के बाद में अब आपको समझ में आ गया होगा कि एथिक्स का रोल कहां कहां आता है। तो पहला पॉइंट इसने यही पूछा है कि कौन कौन से क्षेत्रों में शोध नीति का महत्व है, इन विच एरियाज रिसर्च एथिक्स इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस। तो पहला है डेटा कलेक्शन। हाँ बिल्कुल, डेटा कलेक्शन में डेफिनेटली एथिक्स का काम है। मैंने अभी भी बताया था आपको। प्रिपेयरिंग अ सेमिनार पेपर, देखिए जब आप सेमिनार पेपर को तैयार करते हैं तब उसमें एथिक्स का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि सेमिनार पेपर जब तैयार कर रहे हैं तो वो तो आप अपनी रिसर्च या कोई इंटेलेक्चुअल वर्क जो आपने किया उसी का पेपर तैयार कर रहे हैं, तो वहां पर कोई नैतिकता का रोल नहीं होता। इसलिए प्रिपेयरिंग अ सेमिनार पेपर में नैतिकता का कोई काम नहीं। डेटा एनालिसिस, यस, डेटा एनालिसिस में नैतिकता
के दायरे में आती है। ये मैंने अभी भी समझाया आपको। डेटा एनालिसिस यानी सामग्री विश्लेषण, समग्र विश्लेषण। फिर आता है पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्रेंस। किसी सम्मेलन में आप भाग लेना चाहते हैं तो इसमें भी कोई एथिक्स का कोई रोल नहीं। आप भाग लेना चाहते हैं तो भाग ले सकते हैं, भाग नहीं लेना चाहते नहीं ले सकते। या आप किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए आपने कोई कोशिश करी या कुछ काम किए तो उसके लिए आपको कोई एथिक्स का कोई रोल नहीं है। इसलिए पार्टिसिपेशन का इसमें कोई लेना देना नहीं। राइटिंग अ थीसिस, हाँ मैंने कहा ना रिपोर्ट राइटिंग, थीसिस, डिसर्टेशन, इसमें एथिक्स का रोल है। सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, नहीं, इसमें भी एथिक्स का कोई रोल नहीं। तो मैंने आपको सारा भी समझाया था। तो डेटा कलेक्शन में, डेटा एनालिसिस में और थीसिस राइटिंग में, ये तीनों में रिसर्च एथिक्स का रोल होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए, सी, ई, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। चले आगे दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। While presenting the research outcomes and sharing the same with others, in which of the following research type the style has to be impersonal? शोध परिणाम प्रस्तुत करने और उसे अन्य के साथ साझा करते समय शोध के निम्न में से किस प्रकार की प्रकारता में प्रस्तुति की शैली वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए? देखिए वस्तुनिष्ठ शैली, यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि वस्तुनिष्ठ शैली का मतलब यह होता है कि जो जैसा दिख रहा है आपको वैसा का वैसा वर्णन करो। जितने भी वर्णनात्मक शोध होते हैं जिसमें आप कोई सर्वे करते हो या आप कोई मान लीजिए कोई घटना घटित हो गई उसका आप ब्यौरा दे रहे हो, तथ्य वर्णित कर रहे हो, तब उस समय आपका स्टाइल इम्पर्सनल होना चाहिए। तब उस समय अपना बायस मत लगाओ, अपना बायस बिल्कुल यूज मत करो। जो जैसा है वैसा वस्तु स्थिति का वर्णन कर दो। और वस्तु स्थिति का वर्णन वर्णनात्मक शोध में होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में होता है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेज कितनी तरह की होती है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेज एक होती है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। हिस्टोरिकल रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। तो अगर कोई ऑप्शन में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या एक्स पोस्ट फैक्टो इस तरह का नाम आते हैं तो आप चुन सकते हैं। एथनोग्राफिक स्टडीज जो है इसमें ये तो नृजातीय या निर्वंश विज्ञान स्टडी कहते हैं इसको। ये एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें रिसर्चर किसी कल्चर, किसी संस्कृति, किसी ट्राइब की वेशभूषा, पहनावा, खान पान, संस्कृति, रहन सहन, इन सब का अध्ययन करना चाहता है। और उसके लिए वो उस जाति या उस विशेष समूह के साथ रहता है, उनके साथ रह के उनके जैसा बन करके उनको ऑब्जर्व करता है। तो इसमें कोई शेयरिंग का काम ही नहीं, रिसर्च आउटकम प्रेजेंटेशन का इसमें कोई काम नहीं। इसलिए एथनोग्राफी इसका आंसर नहीं हो सकता। एक्शन रिसर्च का काम होता है कि जो भी समस्या आपके सामने आ गई उसको हाथों हाथ उसका सॉल्यूशन निकाल करके अप्लाई करके देखो, नहीं हो तो वापस रिसर्च करके वापस अप्लाई करो। तो ये तो एक क्रियाशील अनुसंधान है जिसमें आपको जो भी रिसर्च का आउटकम आया उसको लगा के देखना और फिर अप्लाई करना। इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं। कॉजल कंपैरेटिव बेस्ड एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडीज, यही मैं आपसे कह रहा था। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। कार्य कारण शोध या घटनोत्तर शोध या कार्योत्तर शोध, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो या कॉजल कंपैरेटिव। इस रिसर्च का क्या काम होता है? यह किसी घटना के घटित होने के बाद उस पर रिसर्च किया जाने वाला, उस पर तथ्यों का वर्णन करने वाला शोध है। सो यू हैव टू डिस्क्राइब द फैक्ट्स आफ्टर द अकरेंस ऑफ एन इवेंट, एंड व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग द फैक्ट्स, आप रिसर्च आउटकम प्रेजेंट कर रहे हो, फैक्ट्स शेयर कर रहे हो, तब आपका स्टाइल इम्पर्सनल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। तो ये इसका आंसर है। चले आगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग विल एनकरेज इनडायरेक्ट लर्निंग? अब देखिए, लर्निंग दो तरह की होती है, डायरेक्ट लर्निंग और इनडायरेक्ट लर्निंग। डायरेक्ट लर्निंग और इनडायरेक्ट लर्निंग, ये दो तरह की लर्निंग होती है। जरा इन दोनों को समझते हैं आज हम। एक होती है डायरेक्ट लर्निंग, प्रत्यक्ष अधिगम, और एक होती है इनडायरेक्ट लर्निंग, अप्रत्यक्ष अधिगम। आपके लर्निंग चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है ये, और आज मैं आपको इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और
हम ये भी सीखेंगे कि ये आती कहाँ से और है क्या। देखिए, प्रत्यक्ष अधिगम या डायरेक्ट लर्निंग, क्वेश्चन के बहाने मैं आपको दोनों चीज़ें बता दूंगा। डायरेक्ट लर्निंग का मतलब होता है जब स्टूडेंट खुद कोई काम करता है और करके सीखता है, तो उसे डायरेक्ट लर्निंग कहते हैं। और डायरेक्ट लर्निंग आती है इनडायरेक्ट टीचिंग से। ये रिजल्ट है इनडायरेक्ट टीचिंग का। अप्रत्यक्ष शिक्षण, अप्रत्यक्ष शिक्षण से आता है प्रत्यक्ष अधिगम। अप्रत्यक्ष शिक्षण से प्रत्यक्ष अधिगम कैसे? अप्रत्यक्ष शिक्षण कैसे? टीचर डायरेक्ट नहीं पढ़ाता, टीचर इनडायरेक्ट टीचिंग करता है। वो कैसे? जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड है, डिस्कवरी मेथड है, डिस्कशन स्ट्रेटजी मेथड है, असाइनमेंट स्ट्रेटजी मेथड है। ये सारे जो टीचिंग मेथड जो मैंने अभी नाम लिया, ये सारे चारों टीचिंग मेथड्स इनडायरेक्ट टीचिंग है। इसमें टीचर डायरेक्ट सब्जेक्ट को या पाठ को या चैप्टर को पढ़ाता नहीं है, वो असाइनमेंट देता है स्टूडेंट को, डिस्कशंस करता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कराता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी इसी का पार्ट है। आपके ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड, ये सारे मेथड्स किस चीज के हैं? ये मेथड्स हैं जिसमें स्टूडेंट को कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। प्रोजेक्ट मेथड, स्टूडेंट को कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, असाइनमेंट दे दिया जाता है और स्टूडेंट उसका आंसर खुद ढूंढ के लाता है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट की डायरेक्ट लर्निंग होती है, क्योंकि वो खुद अपने आंसर निकालता है। तो इसलिए इसको डायरेक्ट लर्निंग कहते हैं। और टीचिंग होती है इनडायरेक्ट। इस पे क्वेश्चन कई बार आ गया यूजीसी नेट में कि डायरेक्ट लर्निंग कब होती है, या कौन कौन से मेथड्स हैं जिसमें इनडायरेक्ट टीचिंग होती है, कौन कौन से मेथड्स हैं जो डायरेक्ट टीचिंग है। डायरेक्ट टीचिंग मेथड्स कौन से? टेक्स्ट बुक मेथड, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, टीम टीचिंग, ये सारे मेथड्स डायरेक्ट टीचिंग मेथड्स। लेकिन ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड, ये सब इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड्स। असाइनमेंट मेथड, ये सब इनडायरेक्ट टीचिंग है। और इनडायरेक्ट टीचिंग से होती है डायरेक्ट लर्निंग, जिसमें स्टूडेंट को खुद सीखने का मौका मिलता है। टीचर एक एनवायरनमेंट दे देता है स्टूडेंट को, उस एनवायरनमेंट पर स्टूडेंट जो है वो खुद सीखता है। अब आप बोलेंगे फिर ये क्या भला है? इनडायरेक्ट लर्निंग, अप्रत्यक्ष अधिगम। पहली बात तो इसमें टीचिंग होती ही नहीं है, उसमें इनडायरेक्ट टीचिंग होती है। डायरेक्ट टीचिंग मैंने बता दिया क्या होता है। इनडायरेक्ट टीचिंग से डायरेक्ट लर्निंग होती है। तो इनडायरेक्ट लर्निंग किससे होती है? टीचिंग से नहीं होती। इनडायरेक्ट लर्निंग तब होती है जब स्टूडेंट्स किसी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट को, किसी ऐसे काम को एक साथ मिल करके समूह में कर रहे होते हैं, जो पूरा सामूहिक काम चल रहा होता है। जब एक दूसरे के सहयोग से सहयोगात्मक कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। आपने देखा होगा कई बार टीचर क्या करता है, 4 जनों की, 6 जनों की, 10 जनों की टीम बना देता है और प्रोजेक्ट दे देता है उस टीम को। छोटे छोटे टीम्स बना देता है, क्लास को छोटे छोटे टीम्स में बांट देते हैं और एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट देता है। ये प्रोजेक्ट है, तुमको आपस में मिलकर के सहयोग, एक दूसरे का सहयोग लेकर के और सबको मिलकर करना है। तब उस केस में होती है इनडायरेक्ट लर्निंग, अप्रत्यक्ष अधिगम। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे एक 10 लोगों के ग्रुप में मैं काम कर रहा हूं, काम देख रहा हूं, सीख रहा हूं। मुझे भी कई बार पता नहीं चलता मैं क्या क्या सीख चुका हूं। प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं चल पाता स्टूडेंट को वो, लेकिन वो सीखता बहुत है, क्योंकि वो देख रहा है, वो कर भी रहा है, दूसरा कर रहा है तो कुछ काम उसने कर दिया, कुछ उसने कर दिया, कुछ उसने कर दिया, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। तो वो जो सहयोगात्मक जब काम होता है, जब हम किसी को सिखाते हैं तो हम अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। मैं अपनी क्लास में कई बार स्टूडेंट्स को कहता हूं, बच्चों तुमने मेरे से अगर कुछ सीखा है तो इसको फैलाओ, बांटो, ज्ञान बांटो, आगे किसी को पढ़ाओ। मैं मेरी क्लास में कई बार कहता हूं, नोट्स मत दो किसी बच्चे को, नोट्स शेयर मत करो। अगर आपका वो मित्र है कभी मत दो उसको नोट्स। क्यों? क्योंकि आप उससे सच्ची मित्रता निभाओगे ज्ञान दे करके। कैसे? उसको बोल नोट्स नहीं दूंगा तुझे, तुझे जिस टॉपिक को प्रॉब्लम है मेरे पास आ, मैं तुझे पढ़ा दूंगा, वो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, नोट्स से ज्यादा अच्छा पढ़ा दूंगा, और तू अपने नोट्स खुद लिखना। अब 2 फायदे होंगे। उस मित्र का तो फायदा हुआ ही कि आपने उसको टॉपिक पढ़ाया, उसने नोट्स लिखे, पढ़ के और सीखा आपसे। लेकिन आपको पता नहीं है आपका भी फायदा हुआ खूब, आपका अप्रत्यक्ष अधिगम हुआ। सहयोग करने से अप्रत्यक्ष अधिगम होता है। आपने उस टॉपिक पर ज्यादा सीखा उससे भी। कोई चीज को पढ़ाने से आप ज्यादा सीखते हो। तो दोस्तों, इनडायरेक्ट लर्निंग कोलैबोरेटिव या सहयोग से जब आप कोई काम कर रहे होते हो तब होती। और टीचर्स इसका बहुत यूज लेते हैं क्लास में, जहां टीचर्स को
स्टूडेंट्स की कई चीजों की नॉलेज बढ़ानी होती है, वहां पर इसका बहुत काम लेता है टीचर। तो अब उसने पूछा कौन से इसमें से इनडायरेक्ट लर्निंग को एनकरेज करता है। मैं आपको सारे उदाहरणों को एक एक करके समझाऊंगा। लेक्चरिंग विद एग्जांपल्स, दोस्तों ये डायरेक्ट टीचिंग का एग्जांपल है, ये मेथड डायरेक्ट टीचिंग का है। टीम टीचिंग भी डायरेक्ट टीचिंग का है, ये भी डायरेक्ट टीचिंग है, ये भी डायरेक्ट टीचिंग है, और डेमोन्स्ट्रेशन भी डायरेक्ट टीचिंग है। ये तीनों डायरेक्ट टीचिंग है। लेकिन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, प्रतिभाग आधारित, सहयोग आधारित परियोजना, कोई प्रोजेक्ट दे दिया तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे ज्यादा सीखते हैं और अप्रत्यक्ष अधिगम होता है। कई चीजें उनको पता नहीं चलती और वो सीखते रहते हैं। तो ये है इनडायरेक्ट लर्निंग का आंसर। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन तरह तरह से घुमा फिरा के आते हैं। आशा करता हूं आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। आगे बढ़े दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने हाजिर है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक असर्शन है एक रीजन है। और असर्शन है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अलाउज यू टू एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सट्रेनियस फैक्टर्स मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाह्य कारक। यह कहता है कि प्रयोगात्मक शोध आपको बाह्य कारकों, बाहरी कारकों के प्रभाव को दूर करने में मदद करते हैं। ये बिल्कुल सच बात है, सही है। और ये क्यों सही है मैं वो भी बता देता हूं। ये इसलिए सही है दोस्तों क्योंकि जब आप एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हो, जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हो, प्रयोगात्मक शोध की बात करते हो, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हो। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है नियंत्रण, कंट्रोल, और अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट द रिसर्च एक्सपेरिमेंट इज प्रोसेस्ड या प्रोसीडेड। और जब आप कोई प्रयोग करते हो नियंत्रण में, तो उस नियंत्रण में, उस वातावरण के नियंत्रण में कारकों का भी नियंत्रण होता है और आप कई बाहरी कारकों को नियंत्रण कर पाते हो, है ना। और उसकी वजह से आपका जो प्रयोग है, जो आपका जो रिसर्च है, उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है मैनिपुलेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन, और देखा जाता है उसका इफेक्ट। डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो असर्शन तो सही है, अब रीजन पढ़ते हैं। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वेरिएबल्स आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड एनवायरनमेंट इज एज कंट्रोल्ड एज पॉसिबल। लीजिए साहब, यही तो मैं बोल रहा था, देखिए यही मैं कह रहा भी अभी आपसे, और वही आ गया। तो ये तो सही है, और ये न सिर्फ सही है, ये इसका सही व्याख्या भी है, ये इसकी सही व्याख्या भी है, ये रीजन भी है, ये कारण है इसका, इसके सही होने का ये कारण है। ये क्यों आप कंट्रोल कर पाते हो, क्योंकि आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को एलिमिनेट कर पाते हो, उसको हटा पाते हो, प्रभाव दूर कर पाते हो, क्योंकि आप जो मैनिपुलेशन करते हो वेरिएबल्स का, वो आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हो, इसलिए आप कर पाते हो। इसलिए इसका आंसर है दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है। द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए। रल पल्ले पे आ गई बात, समझ में आ गई? तो चलें आगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये PYQs में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स, पेपर 1 के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपको मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ पिछले सालों के पेपर्स के, और उसके बहाने आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल रही हैं। मुझे भी मज़ा आ रहा है आपको पढ़ाने में। दोस्तों मैं फिर कहूँगा, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिएगा। हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे तो फायदा आपका ही होगा। और जो चीज़ सीखते हैं वो सिखाइए दुनिया को, आगे अपने मित्रों को, रूममेट्स को, क्लासमेट्स को ज़रूर सिखाइए। नोट्स मत शेयर कीजिए, सिखाइए, शिक्षा शेयर कीजिए, है ना। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग करेंगे तो आपकी इनडायरेक्ट लर्निंग होगी। चलिए, इन द लाइट ऑफ नेचर ऑफ रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंट पिक आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। देखिए 4 सेंटेंस दे रखे हैं और कह रहा है इसमें से गलत कौन सा वाला है वो निकालिए। तो रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंट के ऊपर, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर कुछ चीजें हैं, उस पर वो पूछ रहा है। पहली बात उसने बोली, एन इनवैलिड आर्ग्यूमेंट कैन हैव एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रूथ और फॉल्सिटी इन द प्रीमाइस और कंक्लूजन।
देखिए, अगर कोई आर्ग्यूमेंट इनवैलिड होता तो उसके इनवैलिड होने के रीजंस कई हो सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण से समझाता हूं। जैसे ये होता है प्रेमाइस यानी कथन यानी स्टेटमेंट, और ये होता है कंक्लूजन जैसे निष्कर्ष। तो अगर प्रेमाइस रॉन्ग है और कंक्लूजन राइट है और आप उसे कह रहे हैं कि इनवैलिड है, हो सकता है। प्रेमाइस राइट है और कंक्लूजन रॉन्ग है और आप कह रहे हो इनवैलिड है, हो सकता है। प्रेमाइस राइट है और कंक्लूजन राइट है और आप कह रहे हो इनवैलिड है, हो सकता है। इंडक्टिव रीजनिंग में होता है। तो प्रेमाइस के कंक्लूजन से जब वैलिडिटी चेक करते हैं तो आर्ग्यूमेंट इनवैलिड आप बोल रहे हो, तो इनवैलिडिटी के कई कारण हो सकते हैं। कोई भी ट्रूथ और फॉल्सिटी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखो मैंने आपके सामने ही 4 कॉम्बिनेशन रख दी। ये फॉल्स है तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो ये राइट है, ये राइट है तो ये रॉन्ग है, ये राइट है तो ये राइट है। 4 कॉम्बिनेशन मैंने रख दिया आपके आगे। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन में इनवैलिड कर सकते हो। हो सकता है, कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्योंकि बात यह है कि आर्ग्यूमेंट कौन सा है वो नहीं पता हमको। डिडक्टिव है कि इंडक्टिव है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इनवैलिड आर्ग्यूमेंट के कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये बात सही है, लेकिन हमको क्या छांटना था? इनकरेक्ट। गलत कौन सा है, हमको गलत छांटना है, इनकरेक्ट। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, ए तो रिजेक्ट हो गया भाई। अब नो वैलिड आर्ग्यूमेंट कैन हैव ट्रू प्रीमाइस एंड अ फॉल्स कंक्लूजन। कोई भी ऐसा वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता जिसका प्रीमाइस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो। सही बात है, ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में 100% सही बात होती, तो हमें तो गलत छांटना है, ये भी गलत नहीं है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन बी ऑलमोस्ट वैलिड। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट लगभग मान्य हो सकता है। नहीं भाई, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की परिभाषा ही यही है कि वो 100% मान्य होगा। इट इज गारंटीड ट्रू। इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। वैलिड डज नॉट मीन ट्रू। वैध का मतलब सत्य नहीं होता। सही बात है, वैधता और सत्यता अलग अलग चीजें हैं। ट्रूथ एंड फॉल्सिटी डिफरेंट चीज है और वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी डिफरेंट चीज है। सत्यता का मतलब उसका सामान्य रूप से सत्य होने का होता है, और वैलिड का मतलब होता है कथन के आधार पर निष्कर्ष का उससे निकलना वैलिडिटी है, या आर्ग्यूमेंट में कथन और निष्कर्ष के स्ट्रक्चर का सही होना वैलिडिटी है। तो वैधता अलग चीज होती है और सत्यता अलग चीज होती है। जैसे मैंने कहा सभी घोड़े गधे होते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि कुछ घोड़े गधे हैं। तो आर्ग्यूमेंट मैंने दिया कि सभी घोड़े गधे होते हैं और इसलिए मैं कह सकता हूं निष्कर्ष कि कुछ घोड़े गधे हैं। इस आर्ग्यूमेंट को मैं वैध कहूंगा, वैलिड है। क्योंकि वैलिड इसलिए है क्योंकि ये एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है जो निष्कर्ष कथन से निकल रहा है। लेकिन क्या यह सत्य भी है? क्या सभी घोड़े गधे होते हैं? क्या नहीं, सभी घोड़े तो गधे नहीं होते भाई। तो फिर सत्यता अलग चीज और वैधता अलग चीज। तो लीजिए साहब, ये भी हमारे काम का आंसर नहीं है, क्योंकि उसने तो कहा कि इनकरेक्ट ढूंढो, गलत ढूंढो। तो गलत तो सिर्फ एक ही निकला, सिर्फ सी है। ऑप्शन देखना पड़ेगा, सिर्फ सी है क्या? हाँ है, बिल्कुल है। केवल सी ही गलत है, बाकी सब सही है। चलें आगे दोस्तों, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। Which of the following are the benefits of collaborative learning environment? लीजिए साहब, आज तो ताजा ताजा अभी थोड़ी देर पहले एक चीज सीखी थी और उसी के बारे में चर्चा हो गई। पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कौन कौन से सहयोगात्मक अधिगम वातावरण के लाभ हैं। सहयोगात्मक अधिगम वातावरण, कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। मैंने अभी अभी सिखाया था ना, एक बात बोली थी ना आपको। देखो, मैं जो चीज़ें सिखाता हूँ ना उस पर गौर से सुनना और उसको अच्छे से ध्यान से समझना, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं जो जो चीज़ें क्लास में सिखाता हूँ उन पर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो बात यह है कि इसको पॉइंट ये है कि हमने अभी भी जो बात करी कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, टीचर क्या करता है जब टीचर स्टूडेंट को इनडायरेक्ट लर्निंग करवाना चाहता है, जब टीचर स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करवाना चाहता है, तो वो एक कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है क्लास में, किसी को प्रोजेक्ट दे करके या कोई टीम बना करके, और उसके बेसिस पर फिर स्टूडेंट सीखता है। तो उसने पूछा इसके लाभ क्या क्या है, तो देखते हैं लाभ क्या क्या है।
पहला उसने बोला इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, संप्रेषण कौशल में सुधार। हाँ बिल्कुल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब आप 10 लोगों की टीम में मिल करके काम करते हो, किसी की बात सुनते हो, अपनी बात कहते हो, तो आपको कम्युनिकेशन करना आ जाता है, कई सारी चीजें सुनने से बोलना आ जाता है, कई सारी चीजें सुनने से सीखना आता है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं। आपको पता है डिस्कशंस, ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने की क्लासेस, कई टीचर्स इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर्स होते हैं, जर्मन लैंग्वेज के जो भी टीचर्स होते हैं जो इंग्लिश या लैंग्वेज की कम्युनिकेशन बढ़ाने का पढ़ाते हैं, वो डिस्कशंस खूब कराते हैं बच्चों से, आपस में बात करो, आपस में बात करो। तो डिस्कशन से हमेशा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, कोलैबोरेशन से हमेशा बढ़ती है। तो ये बात तो सही है। डिक्रीज्ड, दूसरा है डिक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। डिफरेंट पर्सपेक्टिव मतलब भिन्न भिन्न दृष्टिकोण। तो क्या भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों का जो समझ है वो कम हो जाती है क्या? नहीं भाई, बढ़ जाती है। आप जब 10 लोगों के बीच में बैठते हो, 10 लोगों के साथ मिलकर काम करते हो, तो 10 लोगों के दृष्टिकोण को समझते हो, तो आपके दृष्टिकोण की समझ विकसित होती है। यू आर एक्चुअली एडिंग ऑन टू द नॉलेज ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ पीपल। आपको तरह तरह के पर्सपेक्टिव्स दिखते हैं। जैसे आज सुबह मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली। कहने लगे कि वो पहले कहीं काम करते थे, जॉब करते थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं वहां था तो मैं ही सोचता था कि मैं ही रह जाऊं। ये तो मैं जब और बड़ी जगह पे गया, जब बड़ी कंपनी में गया, तब मुझे पता चला कि मुझे कितनी सारी चीजें सीखनी है। तो आप कुएं का मेंढक बन जाते हैं, और जब आप 10 लोगों के बीच बैठते हैं, समंदर में जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं, तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव सीखते हैं। तो लीजिए साहब, ये तो गलत है, ये तो उल्टा बोल रहा है। इंक्रीज्ड मोटिवेशन, अभी प्रेरणा में वृद्धि बहुत होती है भाई। किसी को करता देखकर आप बड़े मोटिवेट होते हो, यार वो कर रहा है मैं भी करूंगा, यार वो 2 घंटे से लगा हुआ है इस पर, ले फिर मैं कैसे उठ जाऊंगा, मैं कम थोड़ी पढ़ता हूं उससे, वो थक रहा नहीं तो मैं थक कैसे जाऊंगा। मोटिवेशन मिलता है काम करने का, सीखने का, लगे रहने का, ये मोटिवेशन मिलता है। तो ये बात सही है। मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल फीडबैक, व्यक्तिगत प्रतिपुष्टि के लिए अधिक अवसर। हाँ, जब 10 लोगों के साथ मिलकर काम करोगे तो 10 लोग में से 9 लोग, 10 आप भी उनमें से एक शामिल हो, 9 और लोग हैं, 10 लोग हो, आप काम कर रहे हो, तो वो 9 लोग आपको देख रहे हैं और जज कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं, तो फीडबैक मिलता है। आपकी कोई कमी, कोई अच्छाई, कोई स्ट्रेंथ, कोई वीकनेस, सामने वाला आपको फीडबैक देता है। यार अनिल तू ये काम अच्छा करता है, यार अनिल तू ये काम में ना थोड़ा सा, यार तू पढ़ाता अच्छा है। दूसरे ने बोला यार अनिल तू पढ़ाने आता है तो बाल बना के नहीं आता, थोड़ा बाल देख के आएगा, थोड़े कंगा उंगा करके आएगा। तो सीखने को मिला, नहीं यार बाल बिखरने नहीं चाहिए। यार अनिल तू यार नहा के आया कर यार। मैं कहा भाई मैं तो रोज नहा के आता हूँ, ऐसे क्यों बोल रहा है? बोले मैं तो ऐसे याद दिला रहा हूँ। यार शर्ट हमेशा इस्त्री वाली होनी चाहिए, प्रेस्ड होनी चाहिए। यार बोलते समय ना थोड़ा सा, जब बोल रहा है तो एग्जाम्पल ज्यादा दिया कर। तो ये सब फीडबैक ही तो है, और जितना ज्यादा कोलैबोरेटिव लर्निंग करेंगे उतना ज्यादा फीडबैक आएगा। तो भाई मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल फीडबैक, व्यक्तिगत प्रतिपुष्टि के अवसर ज्यादा मिलते हैं। ये सच बात है, ये फायदा होता है। फायदे पूछ रहे हो, क्या क्या फायदे? एनहेंस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या समाधान की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। आप कहते हैं ना, सुना नहीं आपने, 1 और 1 11 होते हैं। जब 1 और 1 2 मिल जाते हैं तो 2 नहीं होते, 11 हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि क्षमता बढ़ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी बढ़ जाती है। तो लीजिए, तो सारे सही निकले, एक को छोड़ के, बी को छोड़ के, ACDE। लो साहब, मिल गया अपना आंसर, ACDE। तो आज की क्लास में आपने मेरे से बहुत सारी नई चीजें सीखी, कोलैबोरेटिव लर्निंग सीखा, डायरेक्ट टीचिंग, इनडायरेक्ट टीचिंग क्या होती है। टीचिंग के बारे में आपने 2 चीजें सीखी, डायरेक्ट टीचिंग और इनडायरेक्ट टीचिंग। मैंने उसके एग्जांपल्स दिए थे, आपने नोट जरूर किए होंगे। मैं जो चीजें बोलता हूं वो भी नोट करो नोट्स में। जरूर नहीं है मैं हर वो चीज जो लिख पाऊं, मैं कई चीजें सिर्फ बोल बोल के आपको बोलता हूं, लिखिए जरूर। और उसमें कोई चीज और सीखनी है, कमेंट करिए। किसी चीज पे, पर्टिकुलर चीज पे, कोई टॉपिक है जिसपे आपको किताब में नहीं मिल रहा उसका मैटर, या कंफ्यूजिंग है, या क्लिष्ट भाषा है, कठिन भाषा है, तो आप बेहिचक कमेंट करिए, सर इस पे एक वीडियो बना दो सर, मैं बना दूं। तो आज हमने सीखा डायरेक्ट टीचिंग क्या होती है, इनडायरेक्ट टीचिंग क्या होती है, डायरेक्ट लर्निंग क्या होती है, इनडायरेक्ट लर्निंग क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमने सीखा कि लॉजिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट क्या होता है, और किस तरह से हम उसको रॉन्ग और राइट कैसे करते हैं, वैलिडिटी क्या होती है और ट्रुथ क्या होता है। तो ये सब अलग अलग चीजें आज हमने सीखी।
कल फिर इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ, नए ज्ञान के सागर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपके धैर्य के लिए, आपके इस क्लास को ले करके और आपने जो सीखा उसके लिए। नमस्कार।